Hello everyone, this is Chaput. Welcome to UPSC Geochemist YouTube channel. Through this channel, I will help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. आइए दोस्तों, लेक्चर 3 में आप सब लोगों को स्वागत है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉस चैप्टर की। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, Dalton's law, partial pressure along with 6 NDA based problems। तो आप सब लोगों को पता है ये जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया स्पेशली फॉर यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री, इस बार हमारा दोनों एनडीए एक ही साथ हो रहा है। तो ये हमारा टारगेट होगा एनडीए 1 और आपका एनडीए 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो मेरा कोशिश रहेगा पूरा टेस्ट डिस्कस करूं और पूरा का पूरा जो सिलेबस में अप टू डेट करूं एनडीए से पहले, ठीक है। तो और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, एमटीएस, ये सब के लिए, तो वो लोग भी ये देख सकता है। जनरल साइंस में केमिस्ट्री का काम आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मेन चैप्टर। तो यहाँ देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, गैस लॉस की बात कर रहे थे, है ना। गैस लॉस, व्हाट इज मीन बाय गैस लॉस। देखिए गैस का बहुत सारे ये क्या होता है, वेरिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये सारे रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट है, गैसियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ द मैटर। देखिए हमारा बेसिकली 3 स्टेट, वैसे तो 5 स्टेट है, तो बेसिक 3 स्टेट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस है। उनमें से सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है हमारा गैसियस स्टेट, ठीक है। द मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट इज द gaseous state, okay, and the behavior of the gases is governed by some general laws known as gas law। तो हम क्या करते हैं, जो बिहेवियर पढ़ते हैं, गैस का बिहेवियर पढ़ते हैं, वो किस लॉ का हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग, गैस लॉ का हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। These laws are relationship between temperature, pressure, volume and mass, okay। तो बेसिकली आज हम लोग पांच लॉ पढ़ेंगे, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, Dalton's law of partial pressure, ठीक है। तो अभी आप देखो ये कौन सा लॉ, जैसे कि पहला लॉ आपका प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। हर एक लॉ को एक एक करके समझाएंगे। यहाँ बस आप जानो कि 5 गैसियस लॉ है, तो इन सारे का बारे में हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है आपकी, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ को जान लेते हैं, बॉयल्स लॉ। जैसे देखो अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ओके। तो प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए वो किस तरह से हो रहा है। मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, गैस है, ओके। तो ये आपका एक क्लोज सिस्टम है, दिस इज योर क्लोज सिस्टम। तो आपने यहाँ क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, देन गैस का वॉल्यूम, उसके बाद ये प्रेशर अप्लाई करने पर ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रेशर जब बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा हो गया। प्रेशर बढ़ाया आपने, प्रेशर आपने बढ़ाया और वॉल्यूम आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, है कि नहीं। आप खुद ही देखो। लेकिन आपको इसके लिए टेम्परेचर, अगर इसमें 298 केल्विन है, इधर भी आपका 298 केल्विन होना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर दोनों सिस्टम के लिए सेम है। सेम टेम्परेचर पे अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस को, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर हेराफेरी कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, इसको कंप्रेस्ड कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब वॉल्यूम को छोटा कर रहा हूँ, प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, है ना। वॉल्यूम छोटा करना मतलब क्या, वॉल्यूम के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका मतलब प्रेशर डाल रहा हूँ सिस्टम के अंदर, तो वॉल्यूम छोटा, प्रेशर डालने पर आपका वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है वॉल्यूम, जो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो ये चीज है। देन इसको अगर रिलेशनशिप में देखता हूँ, P इज इक्वल टू K 1/B होगा, तो PB इज इक्वल टू आपका K होगा, ठीक है। फॉर दो सिस्टम के लिए अगर बात करूं मैं, जिस सिस्टम के लिए दोनों इक्वल होता है वॉल्यूम, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका सेम होता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, P1B1 इज इक्वल टू P2B2। तो ये आपका बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप दो सिस्टम के लिए। आई बात समझ में, क्लियर है ये। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम, आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट लॉ को देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ आपका होता है चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ कौन किसका रिलेशनशिप होता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका मतलब देखो, चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इसके लिए आपको इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जो कि आपका मूवेबल पिस्टन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इसमें है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हियर, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस आपका यहाँ पर है। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ द गैस यहाँ पर है तो इसमें हम लोगों ने क्या रखा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या आपका रिलेशनशिप होगा, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो आपका प्रेशर, तो हमें मान लो कि इसका प्रेशर हमें 1 atm मेंटेन करना है, तो हम टेम्परेचर डालेंगे, तो ये क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तो प्रेशर अगर क्रिएट होगा इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आपका वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये वॉल्यूम क्या होगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा ताकि 1 atm प्रेशर मेंटेन रहे। तो कुछ टाइम बाद आपको मान लीजिए इतना मिल गया वॉल्यूम, ठीक है, इतना हो गया, तो आपका प्रेशर क्या हो गया, अभी भी 1 atm मेंटेन है, लेकिन टेम्परेचर मान लीजिए इसमें 298 केल्विन था, इसमें मान लीजिए 308 केल्विन हो गया, तो प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है 1 atm, बट वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ 100 था, यहाँ के वॉल्यूम हो गया 110 हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैं फॉर एग्जांपल बताया हाइपोथेटिकल केस, ठीक है, एग्जैक्ट ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन ये इस तरह से बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यही आपका रिलेशनशिप है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा रहे हो तो ये एक कांस्टेंट आएगा टी, ओके। तो इसको मैं क्या करूं, के को इधर रखो, तो टी को इधर लेके जाऊं, बी बाई टी इक्वल टू के। अगर दो सिस्टम के लिए मैंने माना तो क्या हो जाएगा, तो V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, T1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय T2 फॉर 2 सिस्टम। ये किसके लिए, आपका 2 सिस्टम के लिए। क्लियर है? ये आपका किसके लिए होगा, 2 सिस्टम के लिए। आई बात समझ में? तो इसका एग्जांपल देखो, चार्ल्स लॉ बर्स्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बैलून। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बैलून को जब बढ़ते हैं हम लोग, जब तक उसको बैलून के अंदर हम क्या करते हैं, ये प्रेशर डालते जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक हीट हो जाता है। तो हीट होने पर ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये फूट जाते हैं, तो बर्स्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बैलून। तो इसका मतलब हीट मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप इसको पंप करते वक्त, हवा डालते वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बैलून गर्म हो जाता है, तो ड्यू टू हायर इलास्टिसिटी, बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ने पर ये क्या होगा, फूट जाती है, ऐसा समय आएगा वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाएगी। उसी तरह कार का टायर्स, गाड़ी का टायर्स देखो, बोयल्स लॉ मतलब ये चार्ल्स लॉ के साथ कैसे रिलेटेड है। देखो जब गड्डी चलती है आपका कहां पर, रोड पे, तो फ्रिक्शन आपका होता है टायर पे, तो फ्रिक्शन की वजह से आपका क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसकी वजह से कुछ प्रेशर में भी इंपैक्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, टायर को हम हमेशा नॉर्मल ठंडी में मेजर करते हैं। जब गाड़ी चल रहा होता है तो उस टाइम पे आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम पे गैस का काइनेटिक एनर्जी काफी बड़ा होता है, वॉल्यूम में कुछ मतलब गड़बड़ाहट है उसमें। समझ में आया कि नहीं? तो कार टायर्स में भी इसमें चार्ल्स लॉ दिख सकता है आप, ओके। देन नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, गेल-लुसाक्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, इसमें हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, देन द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर और टेम्परेचर, देखो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, कोई भी गिवन मास ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, मान लीजिए ये आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है, पहले इसका प्रेशर मान लो 1 atm था, है कि नहीं, इसका मतलब प्रेशर 1 atm था। सेम गिवन मास मान लीजिए और कितना ग्राम है, मान लीजिए 100 ग्राम गैस है, ठीक है, और 100 ml गैस है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें अपन क्या दे, टेम्परेचर दे, वॉल्यूम फिक्स्ड है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका वॉल्यूम फिक्स है, ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके अंदर में प्रेशर जनरेट होगा। तो टेम्परेचर देने पर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी टकराने पर आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके। तो ये रिलेशनशिप है। तो अगर आप 2 सिस्टम के लिए मान लो, पहले मान लीजिए ये इनिशियल सिस्टम है,
तो वही सिस्टम को अपन प्रेशर बढ़ाने के बाद, ठीक है ना, प्रेशर ये सॉरी टेम्परेचर बने के, मान लीजिए ये 298 केल्विन में था तो ये 308 केल्विन में होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसका जो क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए प्रेशर इसमें 1 atm था, बस इसमें 308 करने पर 2 atm हो गया। तो ये रिलेशनशिप है, दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, P इज इक्वल टू KT होगा। तो दो सिस्टम की अगर बात करें तो आपका क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। ये दो सिस्टम का रिलेशनशिप है, ठीक है, एक दूसरे का इक्वल है दोनों सिस्टम। आई बात समझ में, ये क्लियर है। तो ये तीन लॉ जो है आपका कौन कौन सा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आपका कौन सा है, गेल-लुसाक्स लॉ, ठीक है, गेल-लुसाक्स लॉ। तो इसमें क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसमें क्या था, देखो अच्छी तरह से देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर, और गेल-लुसाक्स लॉ में क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको दिखना है क्या, नेक्स्ट आपको दिखना है एवोगाड्रोस लॉ। इसका मतलब एवोगाड्रो क्या होता है, अगर सिमिलर कंडीशन आपका कोई सिस्टम लो, आप 2-3 सिस्टम लो, ओके, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखो, तो उस टाइम पे आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स, और आप क्या कह सकते हो, मोल्स भी कह सकते हो। समझ में आया। तो अंदर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे मान लो N2 है, ठीक है, यहाँ x ग्राम, x ml, ठीक है, और प्रेशर सबके लिए सेम है। मान लीजिए प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे सबका मोल क्या रहेगा, आपका सबका मोल इक्वल रहेगा, सबका मोल क्या रहेगा, इक्वल। तो यही बोल रहा है, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। दैट्स व्हाट दिस लॉ इज टेलिंग। अगेन अनदर वे यू कैन ऑल्सो डिफाइन, अलग तरीके से आप ये डिफाइन कर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। तो ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, और ऑल्सो यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो V डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू K, ठीक है। तो ये दो सिस्टम के लिए भी आप मान सकते हो, तो V, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, N जो कि आपका नंबर ऑफ मोल्स है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है, आप बात समझ रहे, और K आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है सिंपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इक्वल टू KN, और V बाय N इज इक्वल टू K जो कि आपका कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। तो ये आपका एवोगाड्रोस लॉ। देन उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो ये लॉ भी इंटरेस्टिंग है, ये आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हो। क्लास 12 में ये क्या होता है, क्लास 11 में भी पढ़े हैं, दोनों में पढ़े हैं, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मान लीजिए इसमें A प्लस B गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैस है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों गैस एक दूसरे से रिएक्ट करते नहीं है। तो जब ये गैस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो, तो ये गैस ए भी कुछ आपका प्रेशर ये क्रिएट करेगा, गैस बी भी आपका प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर हो रहा है किसने किसने दिया, PA प्लस PB, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर कैसे काउंट हो, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A कुछ प्रेशर देगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B कुछ प्रेशर देगा आपको, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। आई बात समझ में। सो यही आपका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 2 or more gases which do not react chemically or enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture is the sum of the partial pressure exerted by the constituent gases, ठीक है। तो ये है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका टोटल प्रेशर है। आई बात समझ में, where P इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर। सो P1, P2, P3 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस 1, 2 एंड 3। समझ में आया। मान लीजिए कि अगर आपके पास में 3 गैस होता, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 गैस, इसका कुछ प्रेशर होता, इसका कुछ प्रेशर होता, इसका, तो तीनों जो प्रेशर मिलेंगे टोटल प्रेशर आपका क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, तो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यही बात कह रहा है, ओके। देन
उसके बाद में हम लोग का और कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या होता है, एक और लॉ होता है, ओके। तो उस लॉ को क्या होता है, कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। उस लॉ के हिसाब से हमारा क्या रहता है, जो गैसेस कंबाइन करता है दे ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स वॉल्यूम, ओके। दे फिक्स वॉल्यूम, जैसे कि अगर H2 प्लस क्या होगा Cl2, आपको क्या बनता है ट्वाइस HCl। ये जो रेशो क्या होता है आपका, होल नंबर रेशो है, जैसे 1:1:2 आपका 2, ठीक है ना, ओके। गैसियस लॉ ऑफ यू कैन से कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है, कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला लॉ, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ओके। चलो कुछ सवाल करते हैं अभी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू, कौन सा लॉ है ये, एवोगैड्रो लॉ। समझ में आया। तो मैंने क्या कहा था, जब आपका 3 सिस्टम है, ओके, सिस्टम 1 सिस्टम 2 1 2 3, अगर इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है और टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, तो ये लोग क्या करेगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, इसके सेम मॉलिक्यूल होगा, सेम मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया एवोगैड्रो लॉ। देन दूसरा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाज गिवन बाय, कौन सा था, गेलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलता है उसको, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाज गिवन बाय गेलुसाक्स। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया था, H2 प्लस I2 गिव्स यू ट्वाइस HI, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये Cl2 बना देते हैं, Cl2, ओके, ट्वाइस HCl। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो ये क्या होता है, देखो 1:1, ये ठीक है ना। सो कंबाइन गैस ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशो बाय मास। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। समझ में आना, फिक्स रेशो इन वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम गैस आपका कन्वर्ट होकर 2 वॉल्यूम आपका प्रोडक्ट देता है, दैट्स ऑल। ये कहना चाह रहा था, ओके, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। देन नेक्स्ट, according to which one of the following law it is indicated that when 2 or more gases react with one another their volume bears a simple ratio। वही है, वही लॉ है आपका H2 प्लस Cl2 वाला, आपको क्या होगा 2HCl। तो ये देखो, according to which one of the following laws it is indicated that when 2 or more gases, तो ये 2 gases, गैस A गैस B रिएक्ट होता है आपका ट्वाइस HCl, ठीक है। when 2 or more gases combine to give this one, okay। so this law is known as law of combining volumes। इस लॉ का हम लोग क्या कहता है, law of combining volumes। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ओके। देन ये इक्वेशन आपका इस तरह से होगा, N2 प्लस 3H2 प्लस जाके आपका क्या होगा ट्वाइस NH3 होगा, ठीक है। तो इसमें रेशो देखिए, N2H2N NH3 का रेशो अगर देखें तो कितना है आपका 1:3:2। तो 1:3:2 इस हिसाब से अगर देखा जाए, 1 वॉल्यूम ऑफ गैस एंड N2 गैस रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 2 गिव्स यू 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सो दिस लॉ आल्सो इज गवर्न बाय लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गेलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्लियर है, आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट सवाल, इक्वल masses of oxygen, hydrogen and methane are kept under identical conditions, the ratio of the volume of gas will be। देखो, equal masses of gas, hydrogen, methane, okay, oxygen, hydrogen and methane, okay, are kept under identical conditions, same temperature and pressure, ठीक है। ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि उनका जो कंडीशन दिया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओके। तो लेट अस सी, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या होगा, 1 क्या होगा 32 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होगा 1 आपका क्या होगा 2, मान लीजिए हम लोग 1 ग्राम का ही है, ठीक है ना। तो ये CH4 का आपका कितना होगा, CH4 का 1 आपका क्या होगा 16, ठीक है। तो इसका मोल्स निकलेगा आपका कुछ ना कुछ, आपका इसका मोल्स निकलेगा, ठीक है। जो मोल्स निकलेगा आप उसी मोल्स को आपको क्या करनी है, ये डिवाइड करनी है। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका पहला वाला का मोल्स में निकालूं तो आपको कितना मिलेगा 0.031 मिलेगा, ठीक है ना। देन इसका कितना मिलेगा 0.5 मिलेगा, देन इसका कितना मिलेगा देखते हैं 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 16 का मतलब कितना मिलेगा आपको 0.0625 मिलेगा।
तो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करो 0.031, सबको इससे डिवाइड कर दो 0.031 0.031, इससे डिवाइड करने का आपको क्या मिलेगा, इसका कितना 1, ठीक है, इसका कितना 16 और इसका कितना मिलेगा 2। समझ में आया? तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर केप्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 1:16:2। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आता है तब भी पूछना। देखो कुछ नहीं किया, ये क्या होता है 1/32 किया, इसका मोलर मास 1/2 मैंने मतलब इसका क्या होगा, इसका मोलर मास, और 1/16 इसका मोलर मास, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का हमें इसका इतना मोल्स मिला, इसका इतना मिला और इसका इतना मिला। जब हमने क्या किया, इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इससे वही नंबर से डिवाइड किया, तो उसी को डिवाइड करने पर आपको ये मिलता है 1 अप्रोक्सीमेटली 1:16:2। अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, जरूर कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप वही बच्चों तक पहुंचाइए, प्लीज वही बच्चों तक पहुंचाइए ये सब वीडियो को, ताकि जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता उनके पास पहुंचाइए, आपका बड़ा पुण्य होगा, ठीक है। और अगर जिन्होंने नया बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं यकीन करें, विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। मेरे तरफ से मैं हमेशा अपना मेहनत दूंगा और जितना अच्छा क्वालिटी, अच्छा कंटेंट दे सके, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट चीजें दे सके, मैं उतना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।